गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन चीज़ है जो हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हमारी कोई बुराई करता है, जब हमारी कोई आलोचना करता है तो हम उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होते हैं। तो आलोचना की चिंता से कैसे बचा जाए, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले ये याद रखें कि कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। इसका मतलब क्या है बताते हैं। बात 1929 की है। 1929 में एक ऐसी घटना हुई जिससे देश भर के शिक्षा जगत में सनसनी फैल गई। ये बात अमेरिका की है। अमेरिका भर के विद्वान इस घटना को देखने के लिए शिकागो की तरफ चल पड़े। कुछ साल पहले रॉबर्ट हचिंस नाम का एक युवक येल में पढ़ता था। फीस जुटाने के लिए वह कभी वेटर का काम करता था तो कभी लकड़हारे का, ट्यूटर का, कपड़े बेचने का। इसके 8 साल बाद ही वह अमेरिका की चौथी सबसे अमीर यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। उसकी उम्र 30 साल थी। अविश्वसनीय था। बुजुर्ग शिक्षाविद, जो बड़े बड़े शिक्षाविद थे, अपने सिर हिला रहे थे। आलोचनाएं इस वंडर बॉय के बारे में सिर पर एक के बाद एक चट्टानों की तरह गिर रही थी। उसमें ये कमी थी, उसमें वो कमी थी। वह बहुत छोटा था, अनुभवहीन था। ये उस आदमी के बारे में कहा जा रहा है जो प्रेसिडेंट बनने वाला है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र का है। उसके शिक्षा संबंधी विचार अजीबोगरीब थे। यहाँ तक कि अखबार भी इस हमले में शामिल थे। मतलब अखबार के जो भी अखबार प्रेस वाले थे वो भी उसकी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि इतनी कम उम्र का प्रेसिडेंट बनने वाला था। जिस दिन उसे प्रेसिडेंट बनाया गया उस दिन एक दोस्त ने रॉबर्ट मैनार्ड हचिंस के पिता से कहा, मैं आज सुबह अखबार का संपादकीय पढ़कर सकते में आ गया। इसमें आपके पुत्र की सबसे ज़बरदस्त आलोचना हुई है। उसके पिता ने कहा, हाँ, आलोचना ज़बरदस्त है, परंतु याद रखो, कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। हाँ, और कुत्ता जितना महत्वपूर्ण होता है, लोगों को उसे लात मारने में उतना ही मज़ा आता है। प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में एडवर्ड अस्टम बने, परंतु उन्होंने यह सबक अपने सीखा। वे उस समय ड्वानशायर में डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ते थे, जो अन्नापोलिस में नौसैनिक अकादमी से जुड़ा है। प्रिंस उस समय 14 साल के थे। एक दिन एक नौसैनिक अधिकारी ने उन्हें रोते देखा और उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने पहले तो बताने से इनकार किया, परंतु आखिरकार उन्होंने सच्चाई बता ही दी। सैनिक कैडेटों ने उन्हें लातें मारी थी। कॉलेज के कप्तान ने कैडेटों को बुलवाया और उनसे कहा कि हालांकि प्रिंस ने उनसे शिकायत नहीं की, परंतु वे ये जानना चाहते थे कि इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए प्रिंस को ही क्यों चुना गया। काफ़ी हो हाँ और पैर खुरचने के बाद कैडेटों ने आखिरकार स्वीकार किया, जब वे किंग्स नेवी में कमांडर और कैप्टन बनेंगे तो वो यह कह सकेंगे कि उन्होंने सम्राट को लात मारी थी। इसका मतलब यह है कि इसीलिए जब आपको लात मारी जाए या आपकी आलोचना की जाए तो याद रखें, ऐसा अक्सर इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे लात मारने वाले को महत्व का एहसास होता है। इसका अक्सर यह मतलब होता है कि आप कुछ खास हासिल कर रहे हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। कई लोग अक्सर अपने से ज़्यादा शिक्षित या ज़्यादा सफल लोगों की धज्जियां उड़ाने में जंगली संतुष्टि का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं यह अध्याय लिख रहा था तो मुझे एक महिला का पत्र मिला जिसमें साल्वेशन आर्मी के संस्थापक जनरल विलियम बूथ की ज़बरदस्त आलोचना की गई थी। मैंने जनरल बूथ के बारे में एक प्रशंसनात्मक रेडियो कार्यक्रम दिया था, इसलिए इस महिला ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि जनरल बूथ ने गरीबों की मदद करने के लिए जो धन इकट्ठा किया था उसमें से उन्होंने $80 लाख का गबन किया था। जाहिर है आरोप बेबुनियाद था, परंतु यह महिला सच्चाई की तलाश में नहीं थी। वह तो उस घटिया संतुष्टि की तलाश में थी जो उसे अपने से ऊपर के लोगों को घटिया साबित करने से हासिल होती है। मैंने उसे आलोचना भरे पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरी शादी इस महिला से नहीं हुई। उसके पत्र ने मुझे जनरल बूथ के बारे में
तो कुछ नहीं बताया, परंतु उस महिला के बारे में बहुत कुछ बता दिया। शोपेनहावर ने वर्षों पहले कहा था, घटिया लोग महान लोगों की गलतियों और मूर्खताओं में बहुत आनंद लेते हैं। कोई भी नहीं सोच सकता कि येल का प्रेसिडेंट घटिया मानसिकता का होगा, परंतु येल के पूर्व प्रेसिडेंट टिमोथी ड्वाइट ने उस आदमी की आलोचना करने में बहुत आनंद लिया जो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे थे। येल के प्रेसिडेंट ने चेतावनी दी कि अगर वह आदमी राष्ट्रपति चुन लिया गया तो हमारी आंखों के सामने हमारी पत्नियों और बेटियां कानूनी वेश्यावृत्ति की शिकार होंगी, उन्हें अपमानित किया जाएगा, उन्हें दूषित किया जाएगा और उनकी नजाकत और पवित्रता को नष्ट किया जाएगा। वे ईश्वर तथा मनुष्य दोनों की नज़रों में घृणा का पात्र बन जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे यह हिटलर की निंदा हो या ना, परंतु ऐसा नहीं था। यह थॉमस जेफरसन की निंदा थी। कौन थॉमस जेफरसन? कहीं वही तो नहीं जो स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के लेखक थे, स्वतंत्रता के संरक्षक संत थे? हाँ, सचमुच ये वही आदमी की निंदा थी। आपको क्या लगता है कि किस अमेरिकी को पाखंडी, धूर्त और हत्यारे से थोड़ा सा ही बेहतर कहा गया होगा? एक अखबार के कार्टून में उसे गिलोटीन पर खड़ा बताया गया और बड़ा चाकू उसके सिर को कलम करने के लिए तैयार था। जब वह सड़कों से अपने घोड़े पर गुजर रहा था तो भीड़ उस पर लानतें भेज रही थी। और कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। परंतु यह बहुत पहले की बात है, शायद मानव स्वभाव तब से सुधर गया हो। हम देखते हैं, आइए हम एडमिरल पियरी का उदाहरण लें। वे खोजी जिन्होंने 6 अप्रैल 1909 को अपने कुत्ते के साथ उत्तरी ध्रुव तक पहुंचकर दुनिया को आश्चर्यचकित और रोमांचित कर दिया। एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करने के लिए सदियों तक बहादुर आदमियों ने कष्ट झेले, भूख से तड़पे और अपनी जान गंवा दी। पियरी भी ठंड और भूख के मारे लगभग मरते मरते बचे और उनके पैर की 8 उंगलियां ठंड के मारे इतनी ठिठुर गईं कि उन्हें काटना पड़ा। उन्हें इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा कि वे डर रहे थे कि कहीं वे पागल ना हो जाएं। वाशिंगटन में उनके वरिष्ठ नौसैनिक अफसर जल भून रहे थे क्योंकि पियरी को इतना प्रचार और इतनी शोहरत मिल रही थी। इसलिए उन्होंने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने वैज्ञानिक अभियानों के लिए पैसा इकट्ठा किया और इसके बाद वह आर्कटिक में पड़ा हुआ है और आवारागर्दी कर रहा है। और शायद उन्हें इस बात पर विश्वास था क्योंकि आप जो विश्वास करना चाहते हैं उस पर विश्वास ना करना लगभग असंभव होता है। पियरी को अपमानित करने और उसे नीचा दिखाने का उनका संकल्प इतना हिंसक था कि सिर्फ राष्ट्रपति मैकिनले के सीधे आदेश की वजह से ही पियरी आर्कटिक में अपना अभियान जारी रख पाए। अगर पियरी वाशिंगटन में नौसेना विभाग में क्लर्क की नौकरी कर रहे होते तो क्या उनकी इतनी ज़बरदस्त आलोचना हुई होती? नहीं, वे इतने महत्वपूर्ण नहीं होते कि लोग उनसे ईर्ष्या करते। तो जनरल ग्रांट का अनुभव एडमिरल पियरी से बुरा था। जनरल ग्रांट ने 1862 में उत्तरी सेना के पक्ष में पहला बड़ा युद्ध जीता। यह विजय एक ही दोपहर में हासिल की गई थी और इसने ग्रांट को रातों रात राष्ट्रीय हीरो बना दिया। एक ऐसी विजय जिसका पूरे यूरोप पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, एक ऐसी विजय जिसने चर्च की घंटियां बजवा दी और मैन नदी से लेकर मिसिसिपी के तट तक आतिशबाजी करवा दी। पर यह महान विजय हासिल करने के 6 हफ्ते बाद ही ग्रांट को उत्तरी सेना के हीरो को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके हाथ से सेना की कमान छीन ली गई। वे अपमान और निराशा की वजह से रोने लगे। विजय के शिखर पर जनरल यूएस ग्रांट को गिरफ्तार क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी दंभी वरिष्ठ अधिकारियों की ईर्ष्या और द्वेष को जगा दिया था। अगर हम अनुचित आलोचना के कारण चिंतित हों तो इनसे बचने का पहला नियम है, याद रखें अनुचित आलोचना दरअसल छुपी हुई प्रशंसा है। याद रखें कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई आलोचना करता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आलोचना जब ही होती है जब वो आदमी कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा हो और आगे बढ़ रहा हो, क्योंकि बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये
एक कुछ अकाउंट्स हैं जो मैंने आपको सुनाए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।